आप वाहवाही लेने के लिए ईमानदार होते हैं, ये एक गुण है। आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वाहवाही लेने के लिए करते हैं, वो प्रेम बचा कहाँ फिर? तो आपकी ईमानदारी किसी वाहवाही की भूखी है, तो फिर वो ईमानदारी नहीं है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पारंगत हो जाते हैं, जो आए दिन माँगते ही रहते हैं, रिश्वत लेते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं। वो तो सीधे मुँह भी माँग लेते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिश्वत ही ज़िंदगी का सार है। जब रिश्वत हमने ली है, तो पकड़े जाएँगे तो रिश्वत देके ही छूट जाएँगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान के ज़रूरत बनाई जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी का ख़्याल आता है। और मैंने हर बार एक ही बात बोली, जब चाहिए की भावना होगी, तो कितनी सरकारी नौकरी की बात कर लो आप, कितनी प्राइवेट नौकरी की, बिज़नेस की बात कर लो, पेट कभी भरेगा ही नहीं इंसान का। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, उस अवधि में नहीं कर रहा। बोले एक्स्ट्रा पैसा दो, तो मैं फिर साइड में आके भी कर दूँगा। भ्रष्टाचार जस्ट लाइक ए मर्डर है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, आँख दबा करके काम करके निकल जाता है, वो व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि मर्डर भी एक चोरी है और भ्रष्टाचार भी एक चोरी है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार और मेरे साथ हमेशा की तरह आपके चहेते अनमोल। फिर एक विषय जो आपसे जुड़ा हुआ है और वो है सरकारी कामों में रिश्वत का बोलबाला। आप तो समझते ही हैं पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। आइए सत्य पर आधारित उत्तर लेते हैं अनमोल से। तो शुरू करते हैं। अनमोल, सरकारी काम या सरकारी महकमे या सरकार से कोई भी काम करवाना हो तो अनजाने में एक चीज जाने वाले के जहन में आती है कि मुझे वहां घूस देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि जो रिश्वत है, क्या वो हमारे देश से रिलेटेड है या कुछ देशों से रिलेटेड है, या ये कल्चर का ही एक हिस्सा है, या ये एक मजबूरी है कि दुनिया में कोई भी देश है उसमें रिश्वत चलती ही है। अगर ये रिश्वत का खेल कुछ देशों में चल रहा है या हमारे देशों में चल रहा है, तो फिर ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर कुछ देशों ने इस पे काम किया है या उनके ज़हन में ये बात आई है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, तो वो सिर्फ़ अपनी जो तनख्वाह है उससे काम चलाएगा। वो एक्स्ट्रा मनी क्यों लेगा? क्योंकि जो तनख्वाह उसको मिल रही है, वो तनख्वाह भी तो लोगों का ही पैसा है। लोगों के द्वारा ही तो गया है। और हमारे देश की बात अगर करें, तो इतना मोटा पैसा सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। पहले की बात कुछ और थी, आज के टाइम में इतनी सैलरी हो चुकी है और इतनी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं कि फिर उसके ऊपर की बात ही नहीं बनती। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे कमाई से, तो फिर आप कितना भी सैलरी ले लीजिए, आपकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। वो वाली बात कि और चाहिए, वो सरकारी लोगों के लिए ज़्यादा लागू होती है। क्योंकि पहली बात, उसने एग्ज़ाम इसलिए दिया है या एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए की है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी मुझे मिले तो मुझे कोई निकाल नहीं पाएगा। मैं कंफर्टेबल ज़ोन में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, और सरकारी नौकरी के बाद मुझे बंधी तनख्वाह मिल जाएगी। बंधी तनख्वाह मिलने के बाद फिर मैं देख लूँगा या देख लूँगी क्या होता है। तो उसके ज़हन में यही है, इसलिए उसने उसकी तैयारी की, और अगर उसकी नौकरी लग गई तो फिर ये काम शुरू कर दिया। कभी-कभी हमको ये भी देखने को मिला है कि नौकरी लग नहीं रही, लेकिन वहाँ पर भी घूस देके नौकरी लगवाई जा रही है। घूस का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत जगह ये भी पाया गया कि जिन्होंने घूस लेके उसको लगवाया, वो भी पहले से सरकारी महकमों में काम कर रहे थे। तो ये जो घूस का कल्चर है, ये सब तरफ ही घूम रहा है। लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लोग धार्मिक बातें करते हैं, अच्छाई की, सच्चाई की बातें करते हैं, और कितने बढ़िया तरीके से एक्टिंग करते हैं कैमरों के आगे आके कि इस देश में ईमानदारी होनी चाहिए, घूस नहीं होना चाहिए, कितना नाटक करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोगों के ज़हन में सरकारी नौकरी अगर है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं रिश्वत ज़रूर छुपी हुई है। अगर किसी भी इंसान के ज़हन में ये छिपा हुआ हो कि मुझे सरकारी नौकरी सेवा के तौर पे करनी है, भले ही वो सरकारी नौकर डॉक्टर के रूप में हो, या किसी इंजीनियर के रूप में हो, या किसी क्लर्क बाबू के रूप में हो, या किसी सरकारी वकील के रूप में हो, या टीचर के रूप में हो। मुझे ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से अपनी सर्विस देनी है। ऐसी चीज़ किसी के ज़हन में नहीं होती। अगर ऐसी चीज़ किसी के ज़हन में हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसको घूस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सबको पता है बड़े आराम से घूस मिल जाती है, क्योंकि लोगों को तो अपना काम जल्दी कराना है, और जल्दी कराने के लिए या सही रूप से कराने के लिए रिश्वत का खेल चलता है। ये खेल ज़हन में बच्चे के छोटी उम्र में ही आ जाता है, और अगर इसके बारे में कोई नहीं सोचता और ये बात करता है कि नहीं, ये तो गंदी बात है, ऐसा सोचना पाप है, गलत चीज़ है, हम आखिर एक्स्ट्रा इनकम क्यों लेंगे? क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से तो सरकारी नौकरी की तैयारी करके जॉइनिंग ली है, फिर उसके बाद हमको और चाहिए, तो ये किस प्रकार की बदतमीज़ी है? लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता, सबके मन में एक ही तरह की भावना चलती रहती है, ये गलत चीज़ है। लेकिन इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है, ये मेरा मानना है।
आप जो बोलते हैं कि जल्दी काम करवाना है, काम तो किसी को भी करवाना होता है, जल्दी हो तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर वो बीच में घुसता है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, वो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा मानता हूँ, वो है कि वो ये हक मान के बैठता है कि मुझे रिश्वत देगा तो ही काम करूँगा, तो फाइल रोकना, उसको भटकाना, उसको परेशान करना, ये जो चीज़ है, तो इसमें जनता का कहाँ दोष है? जब काम नहीं होगा तो फिर आदमी तो मरेगा तो नहीं ना, काम तो करवाना ही होता है। वो मैंने पहले ही कह दिया कि शुरू से ही उसके ज़हन में बात होती है कि मुझे एक्स्ट्रा कमाना है। और जब माहौल एक जैसा देखते हैं तो सभी कर्मचारी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कंडीशन बनाई जाती है, सच में कंडीशन बनाई जाती है। जैसे कार्यालयों में एक स्त्री को परेशान करके या कैसे भी उससे ज़्यादा काम करवाएँगे या उसको ज़्यादा तेज़ बोलेंगे या उसके काम में कमियाँ निकालेंगे, ये सब करके उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। जो हिडन फ़ोर्स है, जो दिखता नहीं है, बस वो स्त्री उसको महसूस कर सकती है, वो किसी को कह भी नहीं पाती। और कई बार वो अपनी शिकायत भी किसी को कहे तो मालूम ही नहीं चलता। ठीक ऐसी स्थिति लोगों की भी हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो सरकारी कर्मचारी है ये हमसे सच में माँग रहा है या क्या कर रहा है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि रियल में ये ऐसा बोल रहा है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पारंगत हो जाते हैं, जो आए दिन माँगते ही रहते हैं, रिश्वत लेते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं। वो तो सीधे मुँह भी माँग लेते हैं, उनको डर ही नहीं लगता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिश्वत ही ज़िंदगी का सार है। जब रिश्वत हमने ली है तो पकड़े जाएँगे तो रिश्वत देके ही छूट जाएँगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान के ज़रूरत बनाई जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा मनी का ख़्याल आता है और मैंने हर बार एक ही बात बोली, जब चाहिए की भावना होगी, तो कितनी सरकारी नौकरी की बात कर लो आप, कितनी प्राइवेट नौकरी की, बिज़नेस की बात कर लो, पेट कभी भरेगा ही नहीं इंसान का। ये सच है, अधिकार नहीं रिश्वत लेना, उनकी ड्यूटी है आपकी सेवा करना, जनता की सेवा करना, इसके लिए टैक्स का पैसा उनको सैलरी के रूप में दिया जाता है। लेकिन हक ऐसा है कि जैसे वो कानून से भी ऊपर हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे, तो आपका काम चला के रोक दिया जाएगा। ये अनमोल खाली सरकारी जो हैं, वहीं नहीं है, जहाँ भी आदमी मजबूर है, वहाँ ये देखने में आया चाहे बैंक है, ऑनलाइन होने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जिसका भी मौका मिलता है कि ये फ़ाइल मेरे पास है या मेरे भरोसे काम है या म्युनिसिपैलिटी का मकान का नक्शा पास करवाना है, चाहे आपको बेड लेना है अच्छे हॉस्पिटल में, कहीं भी मानव का जीना-मरना तो बाद में आता है, पहले उनकी फ़ीस दो। हुँ। और इसका कोई इलाज होता नज़र आता नहीं है। ये इतना खून में रच-बस गया है और विशेष रूप से ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, यहाँ ये ज़्यादा बोलबाला है, अफ्रीका में भी है जो अविकसित हैं। हाँ, बहुत से कंट्री ऐसे हैं, जहाँ की हम अक्सर बात नहीं करते हैं और मैंने देखा भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन वो काउंटिंग नहीं होती। पॉपुलेशन अपने यहाँ ज़्यादा है। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि विदेशों में जहाँ नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन कम है? हमारे यहाँ विकास की तरफ हम बढ़ते हुए, तो जनसंख्या का जो पहलू है, वो कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं आपको पीछे छोड़ जाता है, तो ये तो कारण नहीं है जिसमें उनको मौका मिलता है पूरा। आपने ठीक कहा लेकिन पूरी तरह से जनसंख्या इसका आधार नहीं है। इसका आधार वही चाहिए की भावना है। मैं बार-बार एक शब्द यूज़ करता हूँ कि हम लोग इतने धार्मिक हैं, हम लोग इतने सच्चे हैं और गर्व के साथ कूदते भी हैं कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। जिस देश में भी हम रहते हैं और कई तरह के धर्म हैं, लेकिन बावजूद इसके धर्मों में सब जगह सिखाया है कि उतना ही संचय करें जितनी ज़रूरत हो। ऐसा कोई-सा भी धर्म नहीं है जिसमें समृद्धि को इस तरह से लिया हो कि दूसरे का गला काट के ले जाओ, दूसरे को मार के ले जाओ, दूसरे की रोटी छीन लो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ये बताया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि असली धार्मिक कौन है? वो लोग हैं या मैं हूँ? अब आप बोलेंगे कि नहीं-नहीं कुछ लोग तो सही होते हैं। आप देख लीजिएगा ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे जो घूस खा रहे हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मुझे तो कोई दिखता नहीं है। अगर कोई मुझे ऐसा दिखता है, तो फिर उसको किसी धर्म को अपनाने की या धर्म को फ़ॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वो रियल में धार्मिक व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि ईमानदारी रखने से हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ईमानदारी भी इसलिए रखी जाती है कि शायद हमको स्वर्ग में बहुत कुछ मिलेगा, जन्नत में बहुत कुछ मिलेगा। बात वहीं आ गई ना कंफर्टेबल ज़ोन में जाने की इच्छा है सबकी। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल ज़ोन में रहें ही नहीं। अगर कंफर्टेबल ज़ोन आपके काम करते-करते आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे दूर भाग रहे हैं, लात मार रहे हैं। आपके नीचे शानदार बेड है, ऊपर एसी है, तो आप एसी को तोड़ देते हैं लात मार के या बेड को तोड़ देते हैं। कार से आप उतर के कूद जाते हैं कि मुझे नहीं बैठना। मैं ये सब नहीं कह रहा। कंफर्टेबल ज़ोन के लिए काम करना ये ठीक बात नहीं है। कंफर्टेबल ज़ोन अगर है तो जी लो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जिएगा सहज-भाव में तो कंफर्टेबल ज़ोन में होकर के भी वो कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं होगा। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चों को ये सिखाया गया है
कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर जब यही बात घर कर गई, जब संतुष्टि भाव है ही नहीं, तो फिर पैसा तो किसी भी तरीके से आए। भ्रष्टाचार जस्ट लाइक ए मर्डर है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, आँख दबा कर के काम करके निकल जाता है, वो व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि मर्डर भी एक चोरी है और भ्रष्टाचार भी एक चोरी है। आपने समाधान बताया। एक आदमी आपके समाधान के हिसाब से चलता है, मान लीजिए, ज़िंदगी इतनी छोटी है और उसमें ये चीज़ें इतनी खून में रच-बस गई है कि आपका जो समाधान का रास्ता है, उसको लंबा वक़्त लगेगा। आज एक आदमी बीमार है, उसको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, मिडिल क्लास है, कैसे भी सोचता है कि पैसा अगर देना ही होता दे दूँगा लेकिन मेरा आदमी बचे। उस वक़्त आपका ये जो समाधान है कि सत्य पर रहो, उसमें तो उसका जीवन चला जाएगा। नहीं, तो जो देने वाला है उसको तो देना ही पड़ेगा। अगर देने वाला नहीं देगा तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ना कि ये अंदर से आती है। पहले लेने वाले को मना करना होगा, पहले जो उसको सैलरी मिल रही है सरकार की तरफ से, उस सैलरी पे काम करना होगा, तब ये सिनेरियो बनेगा धीरे-धीरे। शुरुआत में तो अगर ऐसा कर लेंगे तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग अलग चल रहा है, इसका दिमाग अलग चल रहा है, ये सत्यवादी बन रहा है कि मैं नहीं दूँगा, नहीं दूँगा। फिर क्या होगा? लड़ाई-झगड़ा होगा, फिर काम उनका ही होगा। कई बार होता है, आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें हो जाता है कई बार उसको घूस नहीं देनी है, बेड लेने के लिए सरकारी में कहीं, तो लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, पुलिस तक आ जाती है। तो ऐसे सत्यवादी नहीं बनना इसमें, ये सिस्टम सही होगा जड़ से, धीरे-धीरे। ऐसे थोड़ी ना मैंने कहा कि मैं बोलूँगा और लोग मान लेंगे और सही हो जाएगा। तो देने वाले को तो देनी पड़ेगी। आज अगर मेरा कोई काम अटक रहा है और वाक़ई में रियल काम है और मुझे मालूम है कि मैं कितने भी धक्के खा लूँ, ये व्यक्ति करेगा ही नहीं, ये नाटक कर रहा है कौन जान देना के। चाहेगा रिश्वत? हाँ, तो ऐसी स्थिति में तो मुझे भी देनी पड़ेगी, इसमें क्या बात है? अगर मुझे काम कराना है तो। लेकिन जो समाधान मैं आपको बता रहा हूँ, चाहत ही खत्म हो गई तो क्या काम कराऊँ? कोशिश ही तो की जा सकती है। भई मेरा तरीका ये है कि मैं काम करता रहता हूँ, वो हो या नहीं हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ, डिस्कोर्सेज़ ले रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहा हूँ। मुझे मालूम ही नहीं है कि ये सब अलग-अलग विधाएँ हैं, कौन है, क्या है? एक व्यक्ति मेरे सामने बैठ के प्रश्न पूछ रहा है तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बैठे हैं या कोई भी बैठा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे मेरी बात रखनी है और इस बात से ही मतलब नहीं है कि कौन-सी बात ने क्या किया, कितने व्यूज़ आए, क्या हुआ? मैं अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो ऐसी स्थिति में लोग अपना काम करते रहेंगे। अगर इंसान मर ही रहा है, तो फिर ऐसी जगह आपको बेड लेने के लिए या कोई भी अस्पताल की सेवा लेने के लिए देनी चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ कि उधार किसी को मत दो, क्योंकि खा जाएगा, कलाकार होते हैं सारे लोग। लेकिन एक बार ज़रूर सोचो अगर वो अपनी बीमारी या अपने रिश्तेदार की बीमारी के लिए माँग रहा है तो। उसमें भी चेक करो, एक बार दे दो ये सोच के दे दो कि ये तो खा ही जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा, उसके बाद चाहे मत देना, लेकिन एक बार दे दो। तो जहाँ हारी बीमारी की बात आ जाए, जहाँ मरने तक की बात आ जाए, वहाँ पे इंसान को सोच लेना चाहिए। वहाँ पे फिर ये फ़ॉर्मूला लागू नहीं होता। अब कोई पैसे माँग रहा है या जुगाड़ करने जा रहा है, रिश्वत दे रहा है इसलिए कि मेरा बिज़नेस सेट हो जाए, तो ये तो कोई मरने की स्थिति नहीं है, सही। ये तो फांसी नहीं लगी हुई। तो यहाँ तो मुझे देनी भी नहीं चाहिए, देने में भी मुझे ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है दे के, क्योंकि मेरी मंशा खत्म हो गई, मुझे कुछ बनना ही नहीं है, मुझे मेरा बिज़नेस चलाना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक तरीके से चलता रहूँगा, बार-बार जाऊँगा, परेशान भी हो अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि बस ये बिज़नेस कैसे भी जल्दी सेट हो जाए और मैं बावड़ा हो जाऊँ और मैं कमा के खूब खा लूँ, उस स्थिति में मुझे बार-बार की जगह जल्दी करने की इच्छा अपने आप ही उत्पन्न होगी और मैं ये सोचूँगा कि इसको दो पैसे और साइड में हटो। तो मैं कह रहा हूँ कि रिश्वत वहाँ दो जहाँ पे किसी की जान निकली जा रही है। यहाँ तो बिज़नेस की बात है। सही है। उधार माँग रहा है व्यक्ति कि साहब मेरे को तो ज़मीन लेनी है, साहब मेरे को तो कोई बिल्डिंग लेनी है, कॉम्प्लेक्स खोलना है। तो अब ऐसी स्थिति में तो कोई उसके फांसी थोड़ी ना लग रही है। तो यहाँ पर नहीं है, बाकी अगर मरने की बात है तो मैं कहूँगा कि इंसान को रिश्वत दे देनी चाहिए। अनमोल की बहुत सी बातों से हम सहमत नहीं होते और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। और जब कोई नया दर्शन इंट्रोड्यूस होता है या आपकी पसंद की बात से अलग कोई विचारधारा सामने आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। विचार का जो समन्वय है, उसमें दरार आएगी आएगी। अच्छा अनमोल, जो रिश्वत देते हैं या लेते हैं, लेने वालों की भी एक मजबूरी है। वो मेरे ख़्याल से ये है, और मैं उनको जस्टिफ़ाई भी करता हूँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ईमानदार भी होते हैं, वो चुप रहते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अपने बच्चों को पालते हैं और खुद बेईमान नहीं होते। लेकिन टारगेट, ये सब डिपार्टमेंट में एक बीमारी है, विशेष रूप से आरटीओ, पुलिस, पुलिस हाँ, सही बैंक, सही कह रहे हैं आप। कोई भी बेचारा जो सेल्समैन की जॉब करता है, ये ऐसी तलवार है कि आपको टारगेट अचीव लेना होगा, और ये होता है ऊपर से और डिपार्टमेंट से होता है। और मजे की बात ये, उसको पवित्रता उसको पवित्रता से शुरू करते हैं। अब टारगेट आपने दे दिया बिना रिश्वत के,
बिना उसके पूरा कलेक्शन ही नहीं के होगा, पूरा ही नहीं कहाँ होगा। से पूरा होगा? तो वो अपनी नौकरी बचाए कि बॉस लोगों का कहना माने। तो इस टारगेट पर आप इसको टारगेट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो पूजा पाठ करके शुरू करते हों कि हाँ साहब अब पूजा पाठ हो गई है, अब ये टारगेट के लिए निकल रहे हैं सब जने। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, है ना? तो सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हो जाते हैं, एक कल्चर चलने लग जाता है। जब कल्चर चलता है और आपने सही भी कहा कि ये कल्चर पुलिस महकमे में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ चोर या बदमाश या अपराधी अपनी जान बचाता है। तो पुलिस वाले को मालूम है कि इसको तो अंत-पंत देना ही है, ये तो कहीं से भी लाके दे, ये तो गलत काम से भी लाके दे। इंसान के केंद्र पे जब चोट पहुँचेगी ना, जब उसका अंदर का केंद्र गड़बड़ाएगा, तो फिर वो भागता है। यानी कि अगर आपको पानी नहीं दिया जाएगा, तो 1 दिन तक तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही पानी की बात जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, ये बात अगर 2 दिन निकल जाए, तीसरे दिन तो क्या हालत हो जाएगी? तो वहाँ तो मरने-मारने की बात हो जाएगी। वहाँ आपका केंद्र हिल जाएगा। तो ये पुलिस वाला खेल ऐसा ही है कि इसमें वाक़ई में जीवन तक की बाजी लग जाती है। थोड़ी-सी रिश्वत इधर-उधर हुई या थोड़ा-सा पैसा नहीं उगाया तो पता नहीं कितने लोगों के फांसी लग जाए या कितने लोगों के ऊपर तलवार अटकी हुई है। पुलिस वाले ऊपर से ऊपर ही काम कर लेते हैं। केस बनने ही नहीं देते, कईयों की तो एफआईआर नहीं लिखते। चार्जशीट में सेक्शंस जो होते हैं, उनके हिसाब से उनमें लिखा जाता है, खेल तो वहीं शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि रिश्वत वहीं से चालू हो जाती है। आरटीओ की आपने बात की, तो ये तो बच्चा-बच्चा ही जानता है कि देखते नहीं पुलिस वाला दीपावली, नए साल के ऊपर जब रोड के ऊपर अपन ले जाते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट ओके होते हुए सब भी सब बच्चा-बच्चा ही जानता है कि पुलिस वाले को देना है पैसा। पहले के टाइम में ₹50 देते थे। अब 100 भी काम नहीं आते अब तो 500 देने पड़ते हैं, 1000 देने पड़ते हैं। तो इस तरह का तो है ही खैर। ये सर ये सुधार का नतीजा है कि ज़्यादा फाइन करो 10,000 का, लेकिन रिश्वत लेने वालों की तो लॉटरी लग गई कि 10,000 देने पड़ेंगे इसलिए 2,000 दो, तो फिर फाइन ज़्यादा बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया, जितने नियम लगाते हैं उतना ही इंसान और बड़ी उल्टा हो गंदगी में गया। चले जाता है। हाँ, गंदगी उसके जीवन में और बड़ी हो जाती है। हालाँकि नियम तो अच्छा है वो। साहब देखो कोई भी चीज़ है ना नियम से सही नहीं हो सकती, लॉ से सही नहीं होती। आपको लगता है दुनिया को लगता है कि लॉ सब कुछ कर रहा है, लॉ ने सब कुछ बचा रखा है। इसीलिए कहते हैं कानून अंधा है। कानून इसलिए अंधा है क्योंकि ये ताकतवरों की तरफ फैसला कर देता है। क्योंकि वहाँ कानून पे बैठने वाले भी तो लोग ही है ना, इंसान ही है ना। आप उनको कैसे सत्यवादी मान लेते हैं या उनको कैसे ईमानदार मान लेते हैं, इसलिए कानून अंधा होता है। अगर इंसान अंदर से क्लियर हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ घटित ही नहीं होंगी। आपका जो नैतिक कर्तव्य है, वो आपको कोई ज़बरदस्ती करके नहीं मनवाता क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आते। आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, ये कौन से कानून के दायरे में आता है? अगर आप अपने पेरेंट्स को मारेंगे तो ये कानून के दायरे में आता है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स की मन से इज़्ज़त नहीं कर रहे तो इसमें क्या हो रहा है? या मन से प्यार नहीं कर रहे मान लीजिए। तो ये नैतिक कर्तव्य है और अगर ये कर्तव्य की बात भी यहाँ आ रही है ना, तो भी यहाँ गड़बड़ हो रही है क्योंकि ये कर्तव्य, अधिकार ये सब क्या है बाहरी चीज़ें बनाई हुई है। ये तो अंदर से ही आता है प्रेम भाव। अब मेरे को किसी ने कहा थोड़ी ना है। मेरे को मालूम नहीं है क्या कि मेरे में कितनी ख़ास बात है कि मैं कितने तरीकों से भ्रष्टाचार फैला सकता हूँ। मैं कितने तरीकों से घूस ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं पकड़ सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। कोचिंग के बारे में मैं पकड़ सकता हूँ। वो भी एक अलग प्रकार का भ्रष्टाचार है, घूस है। वो घूस ही तो है कि बच्चे को क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा, फिर बोला जा रहा है शाम को आ जाना। तो वो बुला के घूस ली जा रही है। बस वो रोज़ के तौर पे ली जा रही है कि साहब हम तुमको दे रहे हैं। अरे दे क्यों रहे हो? क्लास में क्या दिक्कत आ रही थी? वही बात हो गई ना सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, उस अवधि में नहीं कर रहा। बोले एक्स्ट्रा पैसा दो, तो मैं फिर साइड में आके भी कर दूँगा। डॉक्टर भी यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सरकारी डॉक्टर है और वो वहाँ पर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, लेकिन फिर वो शाम को भी बुला रहा है। उनका ₹100, ₹200, ₹400, ₹500, ₹1000 तक ले रहा है। तो अलग-अलग तरह के डॉक्टर्स हैं और अगर ध्यान से सोचा जाए, तो सरकारी कर्मचारी को तो बाहर काम करना अलाउ भी नहीं है, जहाँ तक मुझे छोटी-मोटी जानकारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी टाइम सरकारी कर्मचारी अपनी जॉब में है और सेम टाइम में वो दूसरा काम भी कर रहा है? वो परमिशन लेके हाँ, कर सकते हैं, बाकी नहीं कर नहीं सकते। वो उसी समय कैसे कर रहा है? हाँ, और फिर आमदनी भी ले रहा है उससे। तो एक तो उसने सरकारी नौकरी में कमाने के लिए काम किया और उसको कमाई अच्छी होने भी लगी, उसका घर चलने लग गया, अब बोल रहा है मुझे और चाहिए। तो पहले तो उसने एक जने की जगह खाई, इससे बढ़िया उसको दे देता ना जिसके लिए बहुत ज़रूरतमंद थी नौकरी। तो उसका ख्वाब तो यही था शुरू से ही कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, तो कोई बिज़नेस खोल लेता। लेकिन ये एक उसका भेस बन गया। कितने लोग हैं सरकारी जो अपनी वाइफ़ के नाम से काम कर लेते हैं, भाई के नाम से काम कर लेते हैं। कहने को वो सरकारी नौकर है लेकिन उनका ध्यान बाहर है। किसी ने स्कूल खोल रखा है, किसी ने अस्पताल खोल रखा है, किसी ने फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, किसी ने कोई बिज़नेस, किसी ने कोई बिज़नेस। तो ये वाली बात है। मेरा अपना एक अनुभव है, मैं जब लॉ कर रहा था, तो एक जज, नाम नहीं लूँगा, उनका ईमानदारी का एक किस्सा नेशनल लेवल के ऊपर चला था, बहुत पेपर्स में आया था। तो जब हम उनसे मिले, तो मैं चूँकि कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में रहता था, आकाशवाणी पर अनाउंसर था,
तो मैं थोड़ा-सा एक स्टारिज़ मेरे में था और सॉफ्ट होने से किसी से कुछ भी पूछने की मेरी एक हैसियत बन जाती थी। मैं अपने लिए मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि जो ईमानदार जज होता है, उनको परेशानी नहीं आती क्या? या क्या सच में ईमानदार होता है? उन्होंने एक बात कही, एक जज जिसके ईमानदारी के किस्से बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जब वो कुर्सी पर बैठता है तो शुरू के 2 या 3 साल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईमानदार रहता है। ओहो! शुरू में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं भी। उसकी एक बदनामी होती है, बल्कि उसके एक ईमानदार लोगों में उसका नाम अच्छा होता है कि ये जज है, कुछ भी कर लो, आपको जो पनिशमेंट लॉ के हिसाब से मिलना है वो मिलेगा। तो 2 या 3 साल में हर आदमी उससे डरने लगता है, उसकी इमेज हो जाती है और वो जो इमेज बन जाती है, उसके बाद वो मोस्ट करप्ट हो जाता है, बाद में? बाद में। ईमानदारी की इमेज बनाने के बाद में करप्ट होता है वो, आते ही नहीं होता। तो मुझे लगा कि जज के मुँह से सुन रहा हूँ, तो कितनी कलाएँ होती है, अपनी इमेज भी बनाओ, पैसा भी लो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ईमानदार आदमी भी कितनी बड़ी बेईमानी करने की पोज़ीशन में जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो सब जगह एक जैसी बात लागू नहीं होती, है ना? सब जगह एक ही नियम नहीं चलता। दूसरा, जब कसौटी ये है दिमाग में कि मुझे बहुत कुछ कमाना है, या कसौटी ये है किसी के दिमाग में कि मैं ईमानदार व्यक्तित्व का मालिक बनूँ, चाहे मैं पुलिस वाला हूँ, चाहे मैं जज हूँ, बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसमें भी उसके ज़हन में ये है कि मुझे वाह-वाह की प्राप्ति हो। तो जिसके ज़हन में कुछ पाने की बात आ गई, भले ही वो घूस ना हो, उसको शाबाशी मिल रही है, तो शाबाशी की चाह भी उसको एक दिन वहाँ लेके जाएगी जहाँ की आप बात कर रहे हैं। सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो ये वाले केसेज़ हैं जिसमें ईमानदार पुलिस वाला, ईमानदार जज, ईमानदार टीचर, ईमानदार डॉक्टर बाद में गड़बड़ी में आ जाता है, उसके कारण यही है। इसलिए इंसान को जो भी काम करना है, वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करना है, अपने मज़े के लिए करना है, सहज भाव से करना है और दीवाना होके उस समय के लिए करना है। जहाँ बात भविष्य की आ जाती है, तो फिर इंसान के ज़हन में आज नहीं तो कल ऐसा आएगा ही। और जहाँ बात रही ईमानदार की, तो ईमानदार के पास तो एक सेफ साइड पूरा ही है कि उसको तो दुनिया ईमानदार समझती है, उस पे तो कोई शक ही नहीं करेगा। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, अगर वो छोटी लड़की के संबंध में आया तो उस पे शक कौन करेगा? वो वाली बात यहाँ लागू होती है और वो अपना काम करके निकल जाता है। तो ये वाले केसेज़ हैं समाज में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड ही आ रहा है, ब्रेन छोटा बच्चा ही तैयार होके आ रहा है कि मेरे को तो करप्शन करना ही है। ये वाली बात भी बहुत जगह लागू होती है, मैंने देखे भी हैं ऐसे केसेज़ जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे केसेज़ वाक़ई में हैं, लेकिन उसके पीछे अंदर की वाहवाही होती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि यार अब तो नौकरी थोड़ी-सी बची, अब क्या करेंगे? अब तो अपन ऐसा करते हैं कि कर ही लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा? कम से कम जाते हुए रख लें। इस चक्कर में कई बार लास्ट में फँस भी जाते हैं और आपने देखा होगा कि जज साहब रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेज़ लग गए लास्ट में। तो फिर क्या होता है? लेकिन मैं यहाँ आपको उल्टी बात कह रहा हूँ। आप ना तो चार्जेज़ से डरिए, ना आप वाहवाही से खुश होइए। आप वाहवाही लेने के लिए ईमानदार होते हैं, ये गुण है। आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वाहवाही लेने के लिए करते हैं, वो प्रेम बचा कहाँ फिर? तो आपकी ईमानदारी किसी वाहवाही की भूखी है, तो फिर वो ईमानदारी नहीं है। जब तक इंसान को मज़ा आएगा कि कोई उसको ईमानदार कह रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तब तक वो इंसान डीपली ईमानदार नहीं हो पाएगा। तो जिसको आप ऊपर से ईमानदार बोल रहे थे, वो व्यक्ति बाद में जाके बेईमान इसीलिए निकलता है क्योंकि कहीं न कहीं उसने वो तारीफ़ महसूस की है, कहीं न कहीं उसको मज़ा आया है और उस मज़े का ही उसने आनंद उठाया बाद में और फिर वो सज़ा में तब्दील हो गया। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, वो आपसे भी जुड़ी हुई है। आप में भी कितने सरकारी कर्मचारी होंगे, उनमें से भी बहुत अच्छे ईमानदार होंगे, जो ईमानदारी को जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जड़ से ईमानदार हैं, हर कंडीशन में ईमानदार हैं, अपनी जॉब के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन परेशानी वहाँ आती है अनमोल, उन लोगों के प्रति मेरे को बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है कि जो एकदम ईमानदार हैं, किसी भी कीमत पर वो ईमानदारी नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसे जो लोग आदर्श होते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है, 50-50 बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनके परिवार वाले अंदर से सोचने लग जाते हैं कि ज़माने के साथ चलो, क्यों नहीं तुम भी भीड़ में आ जाते हो, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि उसके सिस्टम में नहीं है। गाय मांस नहीं खा सकती तो नहीं खा सकती, शेर वेजिटेरियन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। उनके घरवाले कितने भी दुखी रहें, लेकिन क्या वो जो ऐसे आदर्श लोग हैं, उनकी हालत ख़राब नहीं होती, उनको पूरा समाज मिलके कितना परेशान करता है, तो एक आदमी कहाँ तक ईमानदार रहेगा? बहुत हालत ख़राब होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा सजेशन है कि झंडा गाड़ने की कोशिश ना करें। ईमानदार हम अंदर से होते हैं, हम बता नहीं रहे होते। तुम दूसरों को पकड़ाने के लिए लगोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी फ़ौज है।
तुम अपना गुण अपने अंदर रखो, अगर वो गुण प्रगाढ़ होगा, अगर वो गुण बिल्कुल ईमानदारी की तरफ होगा, तो आप में से एक सुगंध ज़रूर आएगी और आपकी उस सुगंध से युवा या आपके इर्द-गिर्द के लोग प्रभावित ज़रूर होंगे। ये जो बेईमानी की दुर्गंध है, इस दुर्गंध से भी तो युवा प्रेरित हुए हैं, इस दुर्गंध से ही तो लोगों के दिमाग में आया है कि हम बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घूस खाएँगे। तो वो व्यक्ति अकेला होता है इसलिए वो हार जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि अकेला व्यक्ति हार ही जाता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है, अकेला व्यक्ति जीतता है। लेकिन गड़बड़ी वहाँ आ जाती है जहाँ वो हीरो बनने की कोशिश करता है या उसको अंदर से बुरा लगता है और वो अपनी बात सामने एक्सप्रेस कर देता है। देखिए एक्सप्रेस करे, लेकिन फिर मेरी जैसे तैयार हो जाए कि अब तो मरना ही है। भई जब मैंने शुरुआत की थी बोलने की तो यही सोचा था कफ़न बाँध के निकले मरना ही है। आप भी मुझे कई बार समझाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हालाँकि मैं आपकी बहुत सी बातों से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता हूँ। बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप जो कहते हैं वो अनर्गल तो नहीं है, उसमें कोई उद्देश्य तो है, वो कोई दर्शन तो है, तो उसमें चीज़ें मिलती है। अपना-अपना मूड होता है कि हर चीज़ में से आपको जो गुण मिले, उसको लेना चाहिए। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे द्वारा आज तक बोली गई बात दिमाग में हलचल तो मचा देती है, इंसान को गुस्से में तो ले आती है, इंसान को ऐसा भी लगता है कि इसको तो मार ही डालें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैंने आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो किसी को इंगित करके या नाम लेकर के बताई हो या मेरा ये टारगेट रहा हो कि मैं इसको जलील करूँ। क्योंकि मैंने जो भी बात की है वो बेस के ऊपर की है, ना कि व्यक्ति विशेष पे। अगर व्यक्ति विशेष उस रडार में आता है, तो वो खुद ब खुद सोचता नहीं, है। फिर आपकी वो सत्य का जो उत्तर है, वो सत्य में नहीं रह नहीं जाएगा, वो रहेगा पक्षी हो फिर जाएगा। तो पर्सनलिज़्म आ गया ना, फिर तो पर्सनल व्यक्ति टू व्यक्ति मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कई बार आप लोग मेरे से सवाल पूछ लेते हैं कि राजनीति में ये है, राजनीति में वो है, या धर्म में ये है, धर्म में वो है। तो मैं समझ जाता हूँ ना आपके सवाल नहीं, कि तो मैंने तो आप कहा ना, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ और बल्कि दर्शकों को रिप्रेज़ेंट करने की कि कोशिश आप करता हूँ। किस नेता की बात कर रहे हैं, पर मैं बिना नाम लिए आप तो चाहते हैं कि वही नेता की बात हो, लेकिन मैं बिना नाम लिए बता देता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार मैं उस व्यक्ति के लिए बोलता हूँ कि आप अपना काम करते जाएँ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, अगर आप खुद ईमानदार रहेंगे। अगर आप घूस नहीं खा रहे, आपके ज़हन को गवाही नहीं देती ये चीज़, तो आप मत खाइए। लेकिन आप दूसरों की घूस अगर रोक रहे हैं, तो शुरुआती स्थिति में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि किसी के मुँह जब मलाई लग जाती है और उनकी मलाई कोई छीनता है या छीनने की कोशिश करता है या उनके ज़हन में आता है कि शायद ये व्यक्ति छीन लेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति को वो बर्फ़ में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ताकत बढ़ाने का, बल्कि अपनी इस सुगंध में और इज़ाफ़ा करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक ही सारे काम निकाल दे, ईमानदारी पूर्वक ही लोगों के काम कर दे, ईमानदारी की बातें करे, ऐसे व्यक्ति को भी लोग पसंद करेंगे। लोगों को तो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो घूस नहीं लेता और काम कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़बरदस्ती परेशान होके, हाय! मैं क्या करूँ? ये सब लोग तो बेईमान हैं, मैं काम कैसे करूँ? वो इस चक्कर में मर जाता है। वो काम करेगा, दुनिया उसको प्यार करेगी क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनका काम ईमानदारी से हो जाए। अलग सा प्रश्न दिमाग में आता है और वो सामाजिक स्थिति में कुछ देखते हुए आता है। वो ये है, लेडीज़ जो है, जो जॉब करती है, वो अपने घर परिवार, बच्चों को, पति, टाइमिंग सेट करके 90% एकदम अच्छा करती हैं, ज़िम्मेदारी से करती हैं और उनको रिश्वत से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, अपने एडजस्ट करके कैसे भी वो घर परिवार को चलाती है, अपने पैरों पर खड़ी रहती है। ये तो सामान्य चीज़ है। लेकिन 2 पक्ष ऐसे नज़र आते हैं इस वक़्त समाज में, वो कमाल के हैं। एक तो वो लेडी जो आईपीएस है, एग्ज़ाम वग़ैरह में निकल के जो बड़ी पोस्ट पर अधिकारी बनती है, उनमें इतनी ज़बरदस्त ईमानदारी भरी रहती है कि उनके नाम से लोग काँपते हैं। लेकिन काला पहलू एक बहुत बड़ा है। अगर कोई लेडी रिश्वत लेती है, तो वो इतना लेती है कि वो एक्सट्रीम हो जाता है। ये 2 पक्ष क्या है? ईमानदारी में भी आदर्श का एक स्तंभ खड़ा होता है और बेईमानी में, घूस में इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि उनके इतना पैसा मिलता है। ये क्या है चरित्र में? दिन है तो रात भी है, सच है तो झूठ भी है और रात क्या आपने अमावस की रात है? और आपने बात की फीमेल की, लेडीज़ की। मैं कह रहा हूँ ये तो आदमी में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल में ही है। आदमी भी अगर आदमी ईमानदार तो है, शैतान है, ऐसा आप मानते वो हैं तो एक लेकिन मैक्सिमम। मैं भी लेकिन तो आदमी हूँ। अगर आदमी की महत्वाकांक्षा नहीं, मैं भी कह देता हूँ कई बार आदमी को शैतान ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने लेकिन आदर्श होती है हाँ, ना मेरी नज़र में। लेकिन मैं इस संदर्भ में कहता हूँ कि आदमी की महत्वाकांक्षा अगर नहीं गई, तो फिर वो आदमियत की तरफ ही रह जाता है। और जो बात आप कर रहे हैं कि औरत घूस ले लेती है, उसमें भी वो आदमियत आ जाती है। उसको घूस आखिर चाहिए क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में भी आ जाता है कि मैं कुर्सियों पे बैठूँ, मैं ऊँचाइयों पे जाऊँ, मेरी ज़रूरतें पूरी हों, मैं इतना मज़ा कर लूँ इस जीवन में, इतने कम्फ़र्टेबल ज़ोन में चली जाऊँ कि मेरे आगे-पीछे कुछ दिक्कत ही नहीं आए। मेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएँ। जनरली ये सरकारी जो घूस सिस्टम है, इसमें ये कहावत प्रचलित है
कि उसने तो इतना कमा डाला, इतना खा लिया कि उसकी 7 पुश्तें मज़ा करेंगी। अब आप बताइए, अब तो फिर भी सरकारी जो सर्वेंट्स हैं उनको सैलरी अच्छी मिलती है। लेकिन पहले की अगर अपन बात करें, तो उसका जीवन भी चल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो 7 पुश्तें कहाँ से खा रही हैं? वो लोगों का ही तो पैसा है। तो अंदर से ही चीज़ें नहीं आ रही। और फिर रूट लेवल पे अगर हम बात करें, छोटी-सी उम्र से ही इंसान को दिखावे की तरफ ले जाया जा रहा है। कोई छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहा। किताबों में पढ़ा देते हैं, बस किताब में ऐसे लिखा है, किताब में ऐसे लिखा है। लेकिन जब बच्चा लागू करता है अच्छी बातें करना, तो उसको टीचर ही पसंद नहीं करेगा कई बार। ये कहने की बात होती है कि टीचर बहुत पसंद कर रहा है, ये कर रहा है। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि टीचर को भी बेईमानी करनी है, बच्चे को भी करनी है, डायरेक्टर को भी करनी है, सबको करनी है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी करनी है। तो सब लोग अगर बेईमानी की स्थिति में रहते हैं और एक फेक दुनिया का आवरण तैयार करते हैं अपने चारों तरफ, तो फिर कहीं से भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें औरत हो चाहे आदमी हो, अंदर से आनी चाहिए बात। एक्सट्रीमिस्ट इधर भी हैं, इधर भी हैं। कोई आतंकवादी भी है और कोई साइंटिस्ट भी है, संत भी है, सब तरह के लोग हैं। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कैसी उसको पट्टी पढ़ाई गई है या उसने कैसी पट्टी पढ़ी है, समाज को उसने किस तरह से लिया है। उसके दिमाग में बस यही है, चाहे कोई जिए चाहे मरे, मेरा पेट भर जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति तो घूस लेगा ही लेगा। इन दोनों पहलू के अलावा एक तीसरा पहलू और निकल के आता है, और वो है मध्यम मार्गी बेईमान लोगों का। आटे में नमक, ये मेरी अपनी परिभाषा है। आप ही हो। मैं हाँ, मतलब वो तो वो तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को कभी-कभी ज़्यादा बुद्धिमान मानता हूँ, ओह हो हो! एक्सट्रीमिस्ट से। ये बातें सुन के ही मैं बड़ा हुआ हूँ देखो, हमको भी जीने का हक है। कि बेटा आटे में नमक तो चलता है। लेकिन जो मैं प्रश्न लाऊँगा ना, वो पब्लिक भी समझेगी, हुँ। वो साधारण नहीं है। हाँ, वो क्योंकि साधारण तो आप पूछते नहीं हो, उस प्रश्न में मैं हिल जाऊँगा, मेरे तो पास उत्तर जवाब ही ही नहीं होगा। असाधारण मिलेंगे तो प्रश्न भी तो होंगे। तो बस तो मेरे पास उसका जवाब ही नहीं होगा, ऐसे आप प्रश्न लेके ऐसा आएँगे। तो नहीं है, जवाब तो होगा। अब वो कैसा क्या होगा वो तो हम जाने, हमारे दर्शक जाने, और उनमें से क्या उनको लेना होता है। मैं ये बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बार-बार ट्रांसपोर्ट से परेशान होने से बचते हैं, सिस्टम में साथ हो जाते हैं, ईमानदार दिल रहता है लेकिन कहीं-कहीं कंप्रोमाइज़ करके और वो पैसा भी कमाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अब मेरा प्रश्न आता है यहाँ से, वो ज़माने के साथ चलते हुए, खुद को बचाते हुए खूब पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन चूँकि वो ईमानदार है, उस वक़्त वो ये सोचता है कि ये जो सिस्टम की मजबूरियों में रहते हुए मैंने पैसा कमाया, इसको मैं गरीबों में दूँ, बूढ़े लोगों को कहीं हेल्प करूँ, या किसी को भी जो उनके रिलेटिव्स हैं आस-पास में जहाँ भी आते हैं, वो आदमी चूँकि बेसिकली ईमानदार है, सिस्टम से परेशान होके उनसे बचता भी रहता है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ईमानदारी, सच्चाई, ये निजता के गुण हैं, अंदर से आते हैं ये। इसके लिए कोई अदालत ना बनी है और ना कोई अदालत कभी बन पाएगी। इसलिए मैंने कहा कि लॉ जो होते हैं ना, उनको हमने बड़ा तो माना है, लेकिन लॉ जो है वो प्रेम भाव को काट देता है पूरी तरह से। भई कानून के आगे प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई ये बोले कि मैंने तो इसको प्रेम में मार दिया, मैंने तो इसका मर्डर कर दिया प्रेम में, तो इसकी क्या वैल्यू है? लॉ के आगे प्रेम कुछ भी नहीं है। तो हर इंसान के जीवन में एक चीज़ होती है कि उसको अंदर से लग रहा है कि मैं सही हूँ। लग भी रहा है कि वाक़ई में बात सही है और मैं ईमानदार भी हूँ, क्योंकि गुण ही अंदर का है। अगर अंदर का गुण ये पहचान नहीं पाए कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, तो फिर वो ईमानदार भी नहीं है, फिर वो बेईमानी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो वही करता है जो भले ही कानून से दूर हो, लेकिन अंदर से उसको लगातार करता जा रहा है, कि वो ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है। तो वो ईमानदारी रखते हुए वो सारे काम भी क्लियर कर रहा है, जो उसको मालूम होते हुए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रहा है, उसको मालूम है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आपने वो वाला एग्ज़ाम्पल दिया एक तरह से, जो पहले होते थे ना डाकू लोग, वो लूटते नहीं, थे। वो नहीं है, रॉबिन हुड वाली बात नहीं है न ये। वही ये वही मजबूरी की बात है। नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल ही तो दे रहा हूँ ना कि रॉबिन हुड हो चाहे कुछ भी हो, कि वो अपना पैसा उनमें बाँट देते थे, है ना? तो जनता तो उसको जस्टिफ़ाई करती थी ना, अब कानून किससे बना है? जनता से ही। तो ये तो अंदर से उसकी सोच है ना, और उनमें से हो सकता है डाकुओं में से कोई इसलिए ही बनाओ कि वाक़ई में लोग लूट लेते हैं जनता को। तो हो सकता है कोई इसलिए ही बनाओ, सच में इसलिए बनाओ। हाँ, परिस्थिति हाँ, से तो कोई। आपका जो कानून है ना, वो अंधा इसलिए होता है कि वो क्लियर नहीं कर सकता। मान लीजिए उस डाकू का प्रेम है, मैं उसको वहीं से ही जोड़ रहा हूँ आपकी बात से ही, कि वो प्रेम में ऐसा काम कर रहा है, वो डाकू बना ही इसलिए है। कई महिलाएँ मान लो पीड़ित होके उन्होंने हमला कर दिया कि साहब हमारा तो बलात्कार हो जाता है, डाकू बन गई। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? कानून कहाँ चला गया था? तो ऐसी स्थिति में आप उसको कहेंगे कि ये मर्डरर है या ये मार देती है। वो उसका अंदर का विवेक है ना? आप इसको जस्टिफ़ाई भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए तो हम धार्मिक जो बातें हुई हैं या युद्ध हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, उनको हम जस्टिफ़ाई करते-करते ही मर जाते हैं, थक जाते हैं, किसी को हम समझा नहीं पाते। क्योंकि इधर से तर्क जाता है, उधर से डबल तर्क आता है। मैं कह रहा हूँ तर्क को काट के खत्म हो जाता है, एक से बढ़कर एक तर्क आ जाते हैं, लेकिन प्रेम भाव के आगे, सच्चाई के आगे, ईमानदारी के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। तो अगर इंसान को अंदर से लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ,
अगर उसका ईगोइज़्म साइड रहता है तो। ऐसे भी लोग हैं, जो बिल्कुल होश में रह के बात सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल राइट है। तो ऐसी स्थिति में तो आउट ऑफ द वे जाके वो उनका फ़ायदा भी करेगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको यहाँ से समझ में आएगी ये बात। और मैंने किया भी था ऐसा अपने स्कूल में। शुरुआत में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, उसमें क्या है जो एक्सटर्नल आते हैं, अब तो उसका प्रारूप धीरे-धीरे गिरता ही जा रहा है और वो लगता है कि हट ही जाएगा एक दिन। वो एक्सटर्नल्स धीरे-धीरे डिमांडिंग करने लगे। क्यों? क्योंकि होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें उनको खिलाया-पिलाया जाता है। तो कहानी हो सकता है वहाँ से बनी हो। खिलाई-पिलाई तो होती है, वो हमारे मेहमान के जैसे आते हैं और अंदर से ये भावना भी होती है कि नंबर देके जाएगा। तो खिलाई-पिलाई थी नॉर्मल एक ज़माने में, लेकिन धीरे-धीरे खिलाई-पिलाई गिफ्ट्स में बदली। इसीलिए मैं मना करता हूँ ये गिफ्टबाज़ी एक दिन जाके इस तरह की चीज़ों में बदल जाती है। और वो गिफ्टबाज़ी एक दिन बड़े गिफ्ट्स में बदली, बड़े गिफ्ट्स के बाद वो बदली पैसों में और फिर ये पैसे डिमांडिंग हो गए। पहले तो लिफ़ाफ़े में जो बंद करके दिया उसने ले लिया, लेकिन बाद में डिमांडिंग हो गए। ऐसी स्थिति में ईमानदार बनने के चक्कर में मैंने बच्चों को बोला कि प्रैक्टिकल्स की कोई फ़ीस नहीं है। ये तब है जब मैंने स्टार्टिंग की है इस लाइन में। बच्चों ने भी देखा यार सभी स्कूल वाले लेते हैं, ये क्या चक्कर है? तो प्रैक्टिकल वाले आए, मैं वही सच्चाई ईमानदारी के चक्कर में अपनी जेब से मैंने निकाल के उनको दे दिया सर को एक को कि आप इनके लिए बढ़िया जयपुरी रज़ाई ले आएँ, 1000-1100 रुपए की आती है। वो पैक करके ले आया और उसके माथे पे रख दी। उसका दिमाग खराब है एक्सटर्नल का, ये क्या है? ये कौन लेता है आज के ज़माने में? आप यकीन नहीं मानेंगे शायद, प्रैक्टिकल हो गया, सब हो गया, होटल में चला गया वो व्यक्ति कि मुझे तो होटल में रुकना है। क्योंकि हमारे दिल में तो ये था ना नंबर देके जाए, क्योंकि बच्चे के साथ गलत ना हो जाए। कहते हैं ना वो किसी की जान जा रही है और तुमने झूठ बोल दिया, तो वहाँ पे क्यों साहूकार बन रहे हो? उसकी जान चली जाएगी बेचारे की। हाँ, जीव रक्षा परमो हाँ, धर्मः। तो वहाँ क्यों बन रहे हो? उसकी जान चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग आउट हो गया, मैंने कहा ये तो नाराज़ हो गया, ये क्या हो गया? तो मैंने सर को भेजा जो इंटरनल थे कि पता तो करो क्या बात है? साहब उसने ऐसी-ऐसी डिमांड की, उस ज़माने में, ये बात है 2006 की या 7 की, कि मुझे तो एक मोबाइल चाहिए और वो मोबाइल 4,500-5,000 का आता होगा उस टाइम पे, उस टाइम 4,500-5,000 का, हाँ, जब आज के मेरा 50 जहाँ साल तक ख़्याल है मल्टीमीडिया मोबाइल होगा क्योंकि उस टाइम एंड्रॉइड शायद चालू भी नहीं हुए थे, शायद जहाँ तक मुझे पक्का नहीं है। और उसके अलावा हमको घुमाने लेके चलो, पिक्चर दिखाओ और उसका बेटा साथ में आया था, उस बेटे को जो-जो ये बोले वो खिलाओ। माय गुडनेस। हाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी खाइए, खा-खा के तैयार हो गए। ऐसी कंडीशन में जब पैसा दबा के मेरी जेब से लगा, तब मेरी घंटी घूमी दिमाग की। यहाँ से आपका प्रश्न क्लियर होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अंदर से क्लियर हूँ, क्लियर रहूँगा। ऐसे ही वो व्यक्ति अगर अंदर से क्लियर है, तो फिर उसको किसी अदालत में या किसी सभा में या किसी व्यक्ति के सामने कोई भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो सुना आपने, देखा आपने कि एक आदमी जो ईमानदार है, वो किसी भी कंडीशन में ईमानदार रहता है। मैं अनमोल से जानना चाहूँगा कि आखिर रास्ता क्या है? ईमानदारी का सही है, मध्यम मार्गी है या बेईमानी का सही है? सर ये जो मध्यम मार्ग है ना, ये मध्यम मार्ग दूसरा है। आप लोग आधी बेईमानी को मध्यम मार्ग कहते हैं। जिस मध्यम मार्ग की बात कई धर्मों में की गई है, वो मध्यम मार्ग अलग चीज़ है। उसके लिए मैं आपको फिर कभी बता दूँगा, वो ठहराव की बात है, वो अध्यात्म की बात है, वो चेतना को प्रगाढ़ करने की बात है। वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान किसी से संबंधित नहीं होता, सब कुछ गायब हो जाना, वो मध्यम मार्ग है। आप सोचते हैं आटे में नमक मिलाने को मध्यम मार्ग कहते हैं, ऐसा नहीं है सर। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपने तो बहुत किताबें पढ़ी नहीं, है, नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ मैं भी नहीं एकदम पढ़ा नेचुरल जो क्योंकि जीवन जीने देखिए, पुराने वक़्त में क्या था, क्या होना चाहिए, इनके बीच में हमारा आज का दिन है, बिल्कुल, बिल्कुल। साँस है, खाना-पीना है, उसमें जीना ज़रूरी है, उसमें जो परिस्थितियाँ उनमें अच्छा भी है, बुरा भी है, उसके तो बीच में जीने को हम मध्य मार्ग बोलते हैं। नहीं बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा जो जीवन है, मैं बड़ा हुआ हूँ तो इस शब्द को मैंने बचपन से सुना है कि बेटा बीच का रास्ता निकालो, आटे में नमक तो चलता है। तो मैं बोलता था ये आटे में नमक चलता है, आटे में नमक छिलता है, तुम नमक की मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते पूरे आटे को ही नमकीन कर देते हो। नहीं, लेकिन ये मुझे क्या पता है कलाकारी नमक है? नुकसान तो देता है। तो हल्का-सा भी नमक होगा तो नुकसानदायक है ना। हाँ, वो फिर ईमानदारी की स्थिति तो नहीं है ना, मिलावट इसमें कर रहे हैं। फिर कई ज्ञानचंद ये भी बोलेंगे कि देखो, सोने में जब थोड़ा-सा मिलावट करते हैं तो ही गहने बनते हैं। वो ये अपना-अपना स वो कैरेक्टर अलग है। चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक क्वालिटी है, अंदर से इंसान सोचे ही ना मुझे कुछ चाहिए। जब इंसान चाहता है, तो फ़कीर रहता है, जब चाहत ही छोड़ देता है, तो वो इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। इवन अंदर से ही उसको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो इसका यही एक तरीका है, आपको चाहिए मत सब कुछ मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपने सुना, देखा और इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि आपकी चाहत का जो स्वार्थ है, उसको छोड़ा जाए, तो आपकी ईमानदारी की खुशबू समाज को
एक रास्ता देगी, गाइडलाइन देगी। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में आप इससे रिलेटेड कोई बहुत खूबसूरत विषय लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।